नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास श्रोताओं के भेजे हुए कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और नोट्स हैं। हाँ, और ये सब इतालवी विचारक अंतोनियो ग्राम्शी पर है। बिल्कुल। तो हमारा काम है इस जानकारी के सागर में से सबसे जरूरी मोती निकालना। ग्राम्शी एक ऐसा नाम है जो मार्क्सवाद के साथ जुड़ा है, लेकिन उन्होंने इसे एक अलग ही दिशा दी। सही कहा। उन्होंने लड़ाई को फैक्ट्री से निकालकर हमारे दिमाग तक पहुंचा दिया। हाँ, मतलब लड़ाई अब संस्कृति में, हमारी आदतों में भी लड़ी जा रही है। बिल्कुल। और यही बात ग्राम्शी को इतना खास बनाती है। जब हम इन स्रोतों को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। क्या? कि वो मार्क्सवाद को किसी धर्म ग्रंथ की तरह नहीं पढ़ रहे थे। वो उसे जड़ सिद्धांत नहीं मानते थे। तो एक तरह से वो उसे समय के साथ बदलना चाहते थे। हाँ, उनका सबसे बड़ा योगदान था मार्क्सवाद को आर्थिक नियतिवाद के इल्जाम से बचाना। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। हाँ, ये वो सोच है जो मानती है कि बस अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है और इंसान तो हालात का गुलाम है। और ग्राम्शी ने कहा नहीं। उन्होंने कहा इंसान इतिहास बनाता है, और इसीलिए कुछ लोग उन्हें सांस्कृतिक मार्क्सवाद का गॉडफादर भी कहते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, और उनके अपने जीवन की कहानी भी उनके विचारों को समझने के लिए बहुत जरूरी है ना। बेहद जरूरी। इन स्रोतों में जो ब्यौरा है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। 1891 में इटली के सार्डिनिया में जन्म, एक कम्युनिस्ट नेता बने, और फिर मुसोलिनी का फांसीवादी शासन आ गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और कमाल की बात यह है कि उनके सबसे क्रांतिकारी विचार, उनकी मशहूर प्रिजन नोटबुक्स, वो उसी जेल की कोठरी में लिखे गए। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। मुसोलिनी के प्रोसिक्यूटर ने तो कोर्ट में कहा भी था, हमें इस दिमाग को 20 साल तक काम करने से रोकना होगा, लेकिन वो रोक नहीं पाए। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उस समय का इटली समझना जरूरी हो जाता है। ग्राम्शी के विचार मतलब हवा में पैदा नहीं हुए, वो उस समय की इटली की जमीनी हकीकत से निकले थे। तो कैसी थी वो हकीकत? ये स्रोत इटली की क्या तस्वीर दिखाते हैं? तस्वीर बहुत जटिल है। देखिए, इटली उस समय एक आधा अधूरा विकसित देश था। सेमी डेवलप्ड। हाँ, उत्तर में बड़ी बड़ी औद्योगिक मिलें थीं, तो दक्षिण पूरी तरह से खेती पर निर्भर और पिछड़ा हुआ था। एक गहरा विभाजन था। बहुत गहरा। दूसरी बात, वहां एक बहुत बड़ा ग्रामीण सर्वहारा था। मतलब वो मजदूर जो शहरों में नहीं बल्कि गांव और खेतों में काम करते थे। और इन सबसे ऊपर शायद चर्च का प्रभाव था। बिल्कुल। कैथोलिक चर्च सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं थी, वो एक सामाजिक और राजनीतिक ताकत थी। उसके स्कूल, उसके संगठन समाज की जड़ों तक फैले हुए थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मार्क्स का जो क्लासिक मजदूर बना मालिक का मॉडल था, वो शायद यहाँ पूरी तरह फिट नहीं हो रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो मॉडल औद्योगिक इंग्लैंड या जर्मनी के लिए बना था। इटली की कहानी अलग थी। यहाँ चर्च, गांव की पहचान, जमीन के सवाल, ये सब वर्ग से भी ज्यादा मजबूत थे। तो एक सीधा साधा किताबी मार्क्सवाद यहाँ काम नहीं कर सकता था। बिल्कुल नहीं कर सकता था। ग्राम्शी ने ये महसूस किया कि इटली में क्रांति का रास्ता रूस से बिल्कुल अलग होगा। कैसे अलग होगा? यहाँ सिर्फ सरकार पर कब्जा करना काफी नहीं था, यहाँ लोगों के दिल और दिमाग को जीतना जरूरी था। उस गहरी सांस्कृतिक पकड़ को बदलना जरूरी था जो चर्च जैसी संस्थाओं ने सदियों से बना रखी थी। और इसी पृष्ठभूमि से उनके विचार निकले। चलिए अब उन बौद्धिक प्रभावों पर आते हैं जिन्होंने उन्हें आकार दिया। जाहिर है पहला नाम तो कार्ल मार्क्स का ही होगा। हाँ, जाहिर है। स्रोत बताते हैं कि वो मार्क्स के शुरुआती लेखन से बहुत प्रभावित थे। ऐसा क्या खास था उनमें? देखिए, यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ग्राम्शी ने मार्क्स को पढ़ा, लेकिन उन्होंने मार्क्सवाद के केंद्र में मानव व्यक्ति परकता यानी ह्यूमन सब्जेक्टिविटी को वापस लाने की कोशिश की। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पारंपरिक मार्क्सवादी सोच में मानव चेतना को बस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का आईना माना जाता था। कि आप अमीर हैं तो आपकी सोच वैसी होगी, आप गरीब हैं तो वैसी होगी। हाँ, एक तरह से इंसान अपनी परिस्थितियों की कठपुतली है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है। बिल्कुल। और ग्राम्शी ने इसी धारणा को सबसे बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि विचारों और इंसान की इच्छा शक्ति की अपनी एक रचनात्मक भूमिका है। मतलब इंसान सिर्फ हालात का नतीजा नहीं है। नहीं, बल्कि वो अपनी इच्छा शक्ति और विचारों से इतिहास को बना भी सकता है, उसे मोड़ भी सकता है। यहीं से हेगेलियन मार्क्सवाद की शुरुआत होती है। हेगेलियन मार्क्सवाद, ये तो सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ है थोड़ा। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह लड़ाई सिर्फ पैसों या फैक्ट्री की नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई भी है कि कौन सी सोच समाज में नॉर्मल मानी जाएगी? बिल्कुल, आपने एकदम सार पकड़ लिया। हेगेलियन मार्क्सवाद यही मानता है कि विचार और भौतिक वास्तविकता यानी आइडियाज और मैटर
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब हमारी चेतना सिर्फ बाहरी दुनिया का आईना नहीं है। नहीं, वो उस दुनिया को बदलने का औजार भी है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये पारंपरिक मार्क्सवाद से काफी अलग है। क्या ये विचार उन्हें कहीं और से भी मिला? मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि इतालवी इतिहासकार बेनेडिटो क्रोचे का भी उन पर गहरा प्रभाव था। हाँ, बेनेडिटो क्रोचे। वो उस समय इटली के सबसे बड़े उदारवादी दार्शनिक थे। वो मार्क्सवादी नहीं थे, बल्कि उसके आलोचक थे। फिर उनसे क्या सीखा? क्रोचे ने इस बात पर जोर दिया था कि इतिहास को आकार देने में आर्थिक कारकों के साथ साथ सांस्कृतिक और वैचारिक कारकों की भी उतनी ही अहम भूमिका होती है। ग्राम्शी ने क्रोचे के इसी विचार को मार्क्सवाद में शामिल कर लिया। तो उन्होंने क्रोचे से कौन से खास विचार लिए? 2 बहुत महत्वपूर्ण विचार। पहला था प्रत्यक्षवाद विरोध या एंटी पॉजिटिविज्म। अच्छा। सोचिए, आज भी हम मानते हैं ना कि डेटा और विज्ञान तो एकदम निष्पक्ष होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। हाँ, ये तो माना ही जाता है। ग्राम्शी ने क्रोचे से प्रभावित होकर इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कौन सा डेटा इकट्ठा किया जाता है, किस रिसर्च को फंड किया जाता है, ये भी तो सत्ता तय करती है। वाह, ये तो बहुत क्रांतिकारी सोच है। हाँ, इसलिए विज्ञान भी समाज के सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कोई पवित्र गाय नहीं। और दूसरा विचार? दूसरा विचार था ऐतिहासिक सापेक्षतावाद, हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म। इसका मतलब? इसका मतलब है कि कोई भी विचार या सत्य हमेशा के लिए नहीं होता। हर विचार अपने समय और समाज की उपज होता है। ग्राम्शी ने इसी को मार्क्सवाद का मूल माना और इसे एक नया नाम दिया। क्या? व्यावहारिक दर्शन या फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस। फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस। स्रोतों में इस पर बहुत जोर है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिस को जोड़ने की बात है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि थ्योरी और प्रैक्टिस जुड़े हैं। इसका गहरा मतलब ये है कि सच्चा ज्ञान क्लासरूम या किताबों में नहीं मिलता। तो कहाँ मिलता है? वो संघर्ष में पैदा होता है। जब कोई जमीन पर काम करता है तो उसकी रणनीति सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं बनती, बल्कि लोगों के एक्शन और रिएक्शन से बनती है। उसका व्यवहार उसकी थ्योरी को बदलता है और उसकी बदली हुई थ्योरी उसके अगले एक्शन को दिशा देती है। अच्छा। यही फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस है। ज्ञान जो एक्शन से पैदा हो और एक्शन को लगातार बेहतर बनाए। तो उनके लिए इतिहास कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है जिसके पन्ने बस पलटने बाकी हैं। बिल्कुल नहीं। यही बात उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद की कट्टरता से अलग करती है। वो कट्टरता जो मानती थी कि क्रांति तो होकर ही रहेगी। हाँ, कि इतिहास के कुछ तयशुदा नियम हैं। ग्राम्शी के लिए इतिहास मानवीय कर्मों का, ह्यूमन प्रैक्सिस का मैदान है। मनुष्य अपने संघर्ष से इतिहास बनाता है। ये सारे विचार उनके लेखन में भी जरूर झलकते होंगे। चलिए उनके कुछ प्रमुख लेखनों पर नजर डालते हैं। जरूर। जैसा हमने बात की, उनका सबसे बड़ा काम तो प्रिजन नोटबुक्स ही है, जो जेल में लिखी गई थी। हाँ, 1929 से 1935 के बीच। और वो कोई एक किताब नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा नोटबुक्स का संग्रह है। और उसमें वो क्या समझने की कोशिश कर रहे थे? वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि फांसीवाद लोगों के दिमाग में कैसे घुसा, उसने अपनी सहमति कैसे बनाई, सिर्फ जोर जबरदस्ती से नहीं। प्रिजन नोटबुक्स के अलावा द सदर्न क्वेश्चन और द मॉडर्न प्रिंस का भी जिक्र है। हाँ, द सदर्न क्वेश्चन में वो इटली के औद्योगिक उत्तर और पिछड़े हुए दक्षिण के बीच के तनाव का विश्लेषण करते हैं। और द मॉडर्न प्रिंस, क्या इसमें वो मैकियावेली की तरह किसी राजा की बात कर रहे थे? नहीं, और यही तो ग्राम्शी का कमाल है। उनके लिए आधुनिक प्रिंस कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी है। एक पार्टी? हाँ, एक ऐसी क्रांतिकारी पार्टी जिसका काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज की सोच को बदलना है, एक नया कॉमन सेंस बनाना है, एक नई नैतिकता और संस्कृति का निर्माण करना है। ये तो सीधे सीधे उनके उन शुरुआती निबंधों से जुड़ता है जिनका जिक्र है, जैसे न्यूज़पेपर्स एंड द वर्कर्स। बिल्कुल। उस निबंध में वो यही तो कह रहे हैं कि पूंजीपति वर्ग के अखबार सिर्फ खबरें नहीं देते, वो एक खास तरह की दुनिया दिखाते हैं। हाँ, एक खास सोच को सामान्य बनाकर पेश करते हैं। वो प्रभुत्वशाली वर्ग के वर्चस्व यानी हेजमनी का एक उपकरण है। ये तो आज के दौर में भी इतना सच लगता है। सोशल मीडिया के बारे में सोचिए। हाँ, एल्गोरिदम। वो हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं या जो वो चाहते हैं कि हम देखें, और धीरे धीरे एक खास सोच को नॉर्मल बना देते हैं। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। और उसी साल का उनका एक और निबंध है, मैन और मशीन्स। उसमें क्या कहते हैं? उसमें वो कहते हैं
कि पूंजीपति वर्ग को मजदूर आदमी नहीं, मजदूर मशीन चाहिए। एक ऐसा मजदूर जो सोचे नहीं, सवाल न करे, बस चुपचाप मशीन का एक पुर्जा बनकर काम करता रहे। मतलब ग्रामशी बहुत शुरुआत से ही सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि संस्कृति, मीडिया और चेतना के सवालों पर कितना गहरा सोच रहे थे। बहुत गहरा। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें तो इन स्रोतों से ये तस्वीर उभरती है कि ग्रामशी ने मार्क्सवाद को एक बंद कमरे से बाहर निकालकर इटली की गलियों और खेतों में ला खड़ा किया। सही कहा। उन्होंने मार्क्सवाद को उस अशिष्ट ऐतिहासिक भौतिकवाद से बचाया जैसा वे खुद कहते थे। मतलब जो हर चीज को सिर्फ बेस और सुपरस्ट्रक्चर के सरल फॉर्मूले में देखता था। हाँ, ग्रामशी ने दिखाया कि सुपरस्ट्रक्चर सिर्फ बेस का आईना नहीं है। संस्कृति, धर्म, शिक्षा ये खुद बहुत शक्तिशाली हैं और ये पलटकर अर्थव्यवस्था को भी आकार देते हैं। तो यहां तक आते आते ये सवाल एकदम साफ हो जाता है। अगर सत्ता केवल राज्य की पुलिस या सेना में नहीं है और नहीं केवल अर्थव्यवस्था के नियंत्रण में है, तो फिर वो काम कैसे करती है? वो समाज में इतनी गहराई तक कैसे पैठ बना लेती है कि लोग जुल्म को भी अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल। और इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए ग्रामशी का सबसे प्रसिद्ध और मौलिक विचार आकार लेता है, जिसे हम सांस्कृतिक वर्चस्व या कल्चरल हेजेमोनी का नाम से जानते हैं। हाँ, ये उनके पूरे राजनीतिक दर्शन का केंद्र है और शायद आज के दौर को समझने की सबसे जरूरी चाबी भी, जिसके बारे में हम अपनी अगली बातचीत में और गहराई से जानेंगे। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ें। जरूर। आज की चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने समाज में कौन से विचार या मान्यताएं इतनी सामान्य या स्वाभाविक लगती हैं कि हम उन पर कभी सवाल ही नहीं उठाते। कौन तय करता है कि क्या नॉर्मल है और क्या अजीब? क्या ये मुमकिन है कि ये नॉर्मल चीजें भी किसी ऐसे ही वर्चस्व का हिस्सा हो जिसे बल से नहीं बल्कि हमारी सहमति से बनाया गया है? मतलब दुनिया भर में आंदोलनों और राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये विचार है कल्चरल हेजमनी या सांस्कृतिक आधिपत्य। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये समझने की कोशिश है कि आखिर सत्ता चलती कैसे है, क्या सिर्फ डंडे के जोर पर? नहीं, और ग्रामशी का यही तो सबसे बड़ा योगदान है। वो कहते हैं कि कोई भी व्यवस्था सिर्फ पुलिस और फौज के दम पे लंबे समय तक नहीं टिक सकती। असली सत्ता सहमति से चलती है, मतलब कंसेंट से। हेजेमनी का मतलब ही यही है, एक ऐसा बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व, एक इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल लीडरशिप स्थापित कर देना जहां समाज के बाकी वर्ग भी शासक वर्ग के नजरिए को अपना लें, उसे स्वाभाविक, नॉर्मल और यहां तक कि फायदेमंद मानने लगे। मतलब ये सिर्फ कानून बनाना नहीं है, ये तो समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने जैसा हो गया कि नियम ऐसे बना दो कि लोग उसे डिफॉल्ट सेटिंग मान लें और कभी सवाल ही न करें कि क्या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये एक ऐसा माहौल बना देना है जहां पूंजीवादी या कोई भी स्थापित व्यवस्था ही एकमात्र संभव व्यवस्था लगने लगे। ये विचारों की लड़ाई है, हथियारों की नहीं। जब गरीब आदमी भी अमीर के सपनों को अपना सपना मानने लगे तो समझिए हेजेमनी काम कर रही है। और यहीं पर ग्रामशी एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं हेजेमनी और डोमिनेशन के बीच, क्योंकि आमतौर पर हम इन दोनों को शायद एक ही मान लेते हैं। हाँ, और ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। ग्रामशी के लिए डोमिनेशन या प्रभुत्व का मतलब है जोर जबरदस्ती, बल प्रयोग। ये राज्य की ताकत है, पुलिस, सेना, अदालतें। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो राज्य आपको सजा देगा। ये एक सीधा नियंत्रण है। और हेजेमनी ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा गहरी चीज है। ये बल से नहीं, सहमति से काम करती है। और इसका मैदान राज्य नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी यानी समाज की वो तमाम संस्थाएं जो सीधे तौर पर सरकार नहीं है लेकिन हमारी सोच को आकार देती हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि असली किला संसद या अदालतें नहीं बल्कि हमारे स्कूल और न्यूज़ चैनल हैं। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। एकदम। ग्रामशी के शब्दों में कहें तो राज्य बस एक बाहरी खाई है, असली मजबूत किला तो सिविल सोसाइटी ही है। इसमें आपके स्कूल, कॉलेज, मीडिया हाउस, धार्मिक संस्थाएं, क्लब्स, एनजीओज, चैरिटी सब कुछ आता है। इन्हीं के जरिए शासक वर्ग अपनी विचारधारा को समाज की कॉमन सेंस बना देता है। इसका कोई आज के दौर का उदाहरण सोच सकते हैं? जैसे ये विचार कि मेहनत करोगे तो कोई भी अमीर बन सकता है,
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की खामियों से ध्यान हटाकर सारी जिम्मेदारी व्यक्ति पर डाल देता है। बेहतरीन उदाहरण है। ये विचार स्कूलों में, कहानियों में, फिल्मों में हर जगह दोहराया जाता है। नतीजा ये होता है कि जो लोग सफल नहीं हो पाते, वो सिस्टम पर सवाल उठाने के बजाय खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। ये हेजेमनी का क्लासिक केस है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही, लोग स्वेच्छा से इस विचार को स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर लड़ाई का मैदान सिविल सोसाइटी है, तो फिर लड़ने का तरीका भी बदलना होगा। आप सीधे जाकर संसद पर कब्जा नहीं कर सकते। और मुझे लगता है यहीं पर उनका वॉर ऑफ पोजीशन का आइडिया आता है। जी, ग्रामशी ने रूस की क्रांति का गहरा अध्ययन किया था। वहां बोल्शेविकों ने एक झटके में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसे ग्रामशी वॉर ऑफ मूवमेंट या गति की लड़ाई कहते हैं, एक सीधा तेज हमला। जो रूस में तो काम कर गया था। हाँ, क्योंकि वहां सिविल सोसाइटी बहुत कमजोर और कह सकते हैं पिछड़ी हुई थी। राज्य ही सब कुछ था। तो जैसे ही आपने राज्य के केंद्र यानी जार की सत्ता को गिराया, पूरा ढांचा ढह गया। लेकिन ग्रामशी ने कहा कि यह मॉडल पश्चिमी यूरोप या किसी भी विकसित लोकतंत्र में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां राज्य के पीछे सिविल सोसाइटी की एक मोटी दीवार खड़ी है। बिल्कुल। यहाँ सिविल सोसाइटी बहुत मजबूत, जटिल और गहरी है। अगर आपने सरकार गिरा भी दी तो भी समाज की सोच नहीं बदलेगी। स्कूल, मीडिया, चर्च, ये सब पुरानी व्यवस्था के विचारों को ही फैलाते रहेंगे। इसलिए यहाँ पहले वॉर ऑफ पोजीशन यानी मोर्चेबंदी की लड़ाई लड़नी होगी। ये एक तरह की वैचारिक गुरिल्ला लड़ाई हुई फिर, जहां आप सीधे दुश्मन की राजधानी पर हमला नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे लोगों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। ये एक लंबी, धीमी और धैर्य की लड़ाई है। ये संस्कृति के मोर्चे पर लड़ी जाती है। इसका मकसद है शासक वर्ग की वैचारिक पकड़ को कमजोर करना और अपनी विचारधारा के लिए जमीन तैयार करना। ये स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, अखबारों में, कला में, हर जगह लड़ी जाती है। लेकिन क्या ये रणनीति बहुत ज्यादा धीमी नहीं है? क्या एक पूरी पीढ़ी बदलाव का इंतजार करते करते नहीं गुजर जाएगी? इसमें तो सालों, दशकों लग सकते हैं। और ग्रामशी इस बात को समझते थे। लेकिन उनका तर्क था कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अगर आप बिना वैचारिक जमीन तैयार किए सत्ता में आ भी गए तो आप टिक नहीं पाएंगे। लोग खुद आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो कॉमन सेंस है वो अब भी पुरानी व्यवस्था के साथ है। टिकाऊ बदलाव के लिए पहले दिलों और दिमागों को जीतना जरूरी है। ठीक है, तो लड़ाई सांस्कृतिक है और धीमी है, पर सवाल यह है कि इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? आम मजदूर या किसान तो शायद इन गहरी वैचारिक बहसों में शामिल ना हो पाएं। मुझे लगता है यहीं पर आपके ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वाली बात आती है ना? एकदम सही जगह पहुंची आप। ग्रामशी कहते हैं कि हर सामाजिक वर्ग के अपने बुद्धिजीवी होते हैं। एक तो होते हैं पारंपरिक बुद्धिजीवी, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, जैसे प्रोफेसर, पुजारी, वकील। ये खुद को समाज से ऊपर और निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में ये भी स्थापित व्यवस्था को ही बनाए रखने का काम करते हैं। और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स इनसे अलग हैं। हाँ, ऑर्गेनिक यानी जैविक। ये वो बुद्धिजीवी हैं जो किसी सामाजिक वर्ग के भीतर से ही पैदा होते हैं और उसी वर्ग के हितों को जुबान देते हैं। जैसे पूंजीपति वर्ग के अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैनेजर, अर्थशास्त्री, टेक्नोक्रेट, जो पूंजीवाद को सबसे अच्छी व्यवस्था साबित करने में लगे रहते हैं। ग्रामशी का तर्क था कि मजदूर वर्ग को भी अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स पैदा करने होंगे। यानी ऐसे लोग जो मजदूरों के बीच से ही आएं, उनकी भाषा बोलें, उनकी समस्याओं को समझें और फिर उन समस्याओं को एक बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक सोच में ढाल सकें, जैसे कोई फैक्ट्री का यूनियन लीडर या किसी किसान आंदोलन का कोई प्रवक्ता। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि वो बहुत पढ़े लिखे या किताबी हों। उनका काम है शासक वर्ग के नैरेटिव को चुनौती देना, जिसे ग्रामशी काउंटर हेजिमनी बनाना कहते हैं। वो एक वैकल्पिक कॉमन सेंस का निर्माण करते हैं। वो लोगों को समझाते हैं कि उनकी गरीबी उनकी किस्मत नहीं बल्कि व्यवस्था का नतीजा है। ये वो लोग हैं जो विचारों को संगठन और एक्शन में बदलते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये मार्क्सवाद की उस पुरानी धारणा को भी तोड़ता है जिसे आर्थिक नियतिवाद कहते थे। मतलब ये सोच के अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है और जब आर्थिक संकट गहराएगा तो क्रांति अपने आप हो जाएगी। आर्थिक संकट मौके जरूर पैदा करता है, लेकिन उन मौकों को बदलाव में बदलना इंसानी इच्छा शक्ति और सचेत प्रयास पर निर्भर करता है, ह्यूमन विल और कॉन्शियस एक्शन पर। अगर लोगों के पास एक बेहतर भविष्य की कल्पना ही नहीं होगी तो वो आर्थिक संकट के समय भी पुराने व्यवस्था से ही चिपके रहेंगे।
और यहीं पर वो बेस और सुपर स्ट्रक्चर के रिश्ते को भी एक नए तरीके से देखते हैं। पारंपरिक मार्क्सवाद में तो आर्थिक बेस को ही असली माना जाता था और सुपर स्ट्रक्चर मतलब राजनीति, संस्कृति, धर्म, इन सबको बस उसका एक प्रतिबिंब। जी, और ग्राम्शी ने इस विभाजन को स्थूल ऐतिहासिक भौतिकवाद या वल्गर हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म कहकर इसकी आलोचना की। उनके लिए समाज एक मशीन की तरह नहीं है जिसके पुर्जे अलग अलग हों। समाज एक जीवित शरीर की तरह है, एक इंटीग्रेटेड होल जहां अर्थव्यवस्था और संस्कृति एक दूसरे में गुथे हुए हैं। संस्कृति सिर्फ अर्थव्यवस्था की परछाई नहीं है, वो खुद एक ताकत है जो अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। तो अगर हम इन सब विचारों को जोड़कर देखें, हेजेमनी, वॉर ऑफ पोजीशन, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, तो ग्राम्शी के लिए क्रांति का मतलब सिर्फ सरकार बदलना तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनके लिए क्रांति एक बहुत गहरी और समग्र प्रक्रिया थी। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक भी थी। इसमें सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना शामिल नहीं था, बल्कि लोगों की चेतना को बदलना, उन्हें ज्यादा जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाना भी शामिल था। ये बड़े पैमाने पर जन भागीदारी यानी मास पार्टिसिपेशन की प्रक्रिया थी। इसी वजह से उन्होंने फासीवाद को पैसिव रेवोल्यूशन या निष्क्रिय क्रांति कहा था, है ना? हाँ, क्योंकि मुसोलिनी के फासीवाद ने इटली के समाज और अर्थव्यवस्था में ऊपर से कई बदलाव किए, पूंजीवाद को आधुनिक बनाया, लेकिन ये सब कुछ ऊपर से थोपा गया था जी। इसमें जनता की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं थी, वो सिर्फ मूक दर्शक थी। ये शासक वर्ग द्वारा अपनी सत्ता बचाने के लिए किया गया एक टॉप डाउन पुनर्गठन था, न कि जनता द्वारा किया गया कोई बॉटम अप बदलाव। सत्ता के संगठन को लेकर भी वो लेनिन के मॉडल से खुश नहीं थे। सोस बताते हैं कि वो एक पार्टी की तानाशाही की जगह वर्कर्स काउंसिल्स के शासन के पक्ष में थे। जी, उन्हें लेनिन के मॉडल में नौकरशाही और तानाशाही की प्रवृत्तियां दिख रही थीं। वो एक ज्यादा लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत व्यवस्था चाहते थे, जहां सत्ता असल में मजदूरों की स्थानीय परिषदों के हाथ में हो। उनका लक्ष्य राज्य और सिविल सोसाइटी के बीच की दूरी को मिटाना था, न कि एक नई ताकतवर नौकरशाही खड़ी करना। तो अंत में अगर हम ग्राम्शी के पूरे योगदान को समेटना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? उन्होंने मार्क्सवाद को आखिर दिया क्या? संक्षेप में कहूं तो ग्राम्शी ने मार्क्सवाद को ज्यादा मानवीय, ज्यादा लचीला और ज्यादा सांस्कृतिक बनाया। उन्होंने संघर्ष के मैदान को फैक्ट्री के गेट से निकालकर क्लासरूम, न्यूज रूम और हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्ता सिर्फ बंदूक की नली से नहीं निकलती, वो कहानियों से, प्रतीकों से और हमारी रोजमर्रा की आदतों से भी निकलती है। और शायद इसीलिए आज के डिजिटल युग में जहां नैरेटिव और इंफॉर्मेशन वॉर की इतनी बात होती है, ग्राम्शी पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि समाज को बदलने की लड़ाई पहले संस्कृति और विचारों के मैदान में जीतनी पड़ती है। असली क्रांति पहले हमारे दिमाग में होती है, फिर कहीं जाकर वो सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। निश्चित रूप से। उन्होंने हमें समझाया कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बेहतर नीतियां ही नहीं बल्कि बेहतर कहानियां भी सुनानी पड़ेंगी। आपको एक ऐसा वैकल्पिक भविष्य दिखाना होगा जिस पर लोग यकीन कर सकें और जिसके लिए वो लड़ना चाहें। तो कुल मिलाकर ये दिलों और दिमागों को जीतने की लड़ाई है और ग्राम्शी उसके सबसे बड़े रणनीतिकार थे। इस पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये हो सकता है, अगर ग्राम्शी के अनुसार असली लड़ाई लोगों के दिल और दिमाग जीतने की है, तो आज सोशल मीडिया और एल्गोरिदम के इस दौर में वो युद्ध का मैदान कैसा दिखता है? और उस मैदान में आज के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका कौन निभा रहा है?